नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के नए एपिसोड में। कौटिल्य का दूसरा भाग लेकर हम आज उपस्थित हुए हैं। तो आज हम जानने का प्रयास करेंगे कल के सिद्धांतों से आगे। कल हमने क्या क्या पढ़ा उसको एक बार रिकैप कर लेते हैं। हमने जाना अर्थशास्त्र और राज्य की संप्रभुता के सिद्धांत को, हमने जाना दंड नीति को और उसके सिद्धांतों को, हमने जाना राज्य के सप्तांग सिद्धांत को और गुप्तचर व्यवस्था को। इसके आगे का हम जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम मंडल सिद्धांत को आज के दिन देखेंगे। मंडल सिद्धांत क्या है? यह 12 राज्यों का एक समूह होता है जो कि निर्धारित करता है कि देश के अंदर के लोगों का बाकी आस पड़ोस के लोगों से कैसा संबंध होगा। सिर्फ पड़ोस ही नहीं, पड़ोस के भी पड़ोस और उसके भी पड़ोस के बारे में बात करते हैं कौटिल्य। कौटिल्य की दृष्टि केवल अपने नज़दीकी पड़ोसी के बारे में नहीं हुआ करती थी, बल्कि दूर के पड़ोसी के बारे में भी उनकी सोच हुआ करती थी कि उसके पीछे का व्यक्ति कैसा बिहेव करेगा। तो इस सिद्धांत को हम मंडल सिद्धांत कहते हैं कि हमारा संबंध किस राज्य से कैसा होना चाहिए और उसके लिए क्या नियम होंगे। तो ये मंडल सिद्धांत है जिसमें 12 राज्यों का एक समूह होता था। एक विजिगीषु राजा होता था। विजिगीषु मतलब जो यह मंडल बनाने की इच्छा रखता है, यानी जो यह सिद्धांत को फॉलो करने की इच्छा रखता है वो विजिगीषु है, यानी जो अन्य राजाओं के ऊपर अपनी विजय चाहता है। और फिर उसके आगे की तरफ जो सबसे पहला राज्य होगा वो उसका अरि होगा, यानी उसका दुश्मन राज्य होगा। तो कौटिल्य का सिद्धांत ये कहता है कि आपका पड़ोसी आपका मित्र कभी नहीं हो सकता है। तो इस सिद्धांत के आधार पे आगे की तरफ अरि है और पीछे की तरफ पार्श्वग्राह है, मतलब जो पीछे से हमला कर सकता है। आप अगर अपने दुश्मन से लड़ रहे हैं तो आपके पीछे से हमला कोई कर सकता है, तो आपके दोनों तरफ आपके अरि होंगे या पार्श्वग्राह होंगे, यानी पीछे से हमला करने वाले। ठीक है। और उसके बाद अरि के पीछे जो होगा, यानी दुश्मन के पीछे जो राज्य होगा वो आपका समझौतावादी मित्र होगा, आपका पक्का मित्र साबित हो सकता है। ठीक है। आप आज के भी संदर्भ में देखते होंगे कि पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए भारत अफगानिस्तान में इन्फ्लुएंस अपना बना के रखने की कोशिश करता है। उसी तरह से उसे, हालांकि उससे कहीं अलग जियोपॉलिटिकल सिनेरियो बदल चुका है, लेकिन हम देखेंगे कि कौटिल्य कहते हैं कि अरि के पीछे, यानी दुश्मन के पीछे का जो राज्य है वो मित्र है। मित्र के पीछे जो होगा वो अरि का मित्र होगा, यानी तुम्हारे दुश्मन का मित्र होगा, क्योंकि इसी में उसका भी फायदा है। तो इसी तरह से वो गोल घूमते हुए चला जाता है, तो उसको 3 स्टेप तक आगे फर्दर ले जाते हैं। अरि मित्र, फिर अरि का मित्र, फिर मित्र का मित्र और फिर अरि का मित्र, अरि मित्र का मित्र। तो इस तरह से 3 स्टेप तक फोल्ड करते हुए ले जाते हैं कि कम से कम 3 फोल्ड तक आपको 3 राज्यों के पीछे तक का आपको ध्यान रखना चाहिए, ताकि आप युद्ध में कभी भी आपके हारने की संभावना ना हो, आपके संबंध में कभी भी कहीं भी त्रुटि होने की संभावना ना हो, कहीं भी कोई भी गलती ना होने पाए। इसी तरह ये पीछे भी पार्श्वग्राह जो आपके पीछे से हमला करे, आक्रांत मतलब जो आक्रांता को शांत करने का काम करे वो आक्रांत है, यानी आक्रांत आपका साथी हो जाएगा। फिर पार्श्वग्राहसार जो पार्श्वग्राह का साथ देता हो, ठीक है, और आक्रांतासार जो आक्रांत का साथ देता हो। तो आक्रांत और आक्रांतासार आपके मित्र हुए, पार्श्वग्राह और पार्श्वग्राहसार आपके शत्रुओं की कैटेगरी में आएंगे। 2 बचते हैं, उदासीन और मध्यम। तो उदासीन वो राज्य होते हैं जिनकी सीमा ना आपसे मिलती हो, ना आपके राज्य से मिलती हो और ना किसी शत्रु राज्य से मिलती हो। ठीक है। तो जिसकी सीमा शत्रु राज्य से मिलेगी वो उसकी तरफ झुकेगा, जिसकी सीमा आपके साथ मिलेगी वो आपकी तरफ झुकेगा, और जिसकी सीमा किसी से नहीं मिलेगी वो उदासीन रहेगा, उसको किसी से कोई मतलब नहीं होगा। और मध्यम नाम की एक कैटेगरी डाली है इसमें कि मध्यम वो राज्य होते हैं जिनकी सीमा दोनों से मिलती है, मतलब थोड़ी सीमा शत्रु से भी मिल रही है, थोड़ी सीमा मित्र से भी मिल रही है, तो वो दोनों सीमाओं से जुड़ा होने के कारण किसी का पक्ष नहीं ले पाता, तो वो मध्यम रहता है। ठीक है, कि हम थोड़ी सहायता आपकी कर देंगे, थोड़ी सहायता आपकी कर देंगे, लेकिन लड़ेंगे हम किसी की तरफ से नहीं। तो ऐसा करके वो मध्यम बना रहता है, बीच का रास्ता अपनाने की, संधि समझौते कराने आदि की बातें करता रहता है। तो ये 12 राज्यों में कैसे कैसे सिद्धांत चलते हैं, और आज भी ये काफी रिलेवेंट है। अब भी अपने आसपास के उदाहरण देखेंगे तो इसका रेलेवेंस समझ में आएगा। अगला सिद्धांत हम देखेंगे कि तो हम बात करेंगे कूटनीति और राजशिल्प में, जिसमें कौटिल्य को महारत हासिल थी और उन्होंने सबसे ज़्यादा अपना काम जो किया वो कूटनीति और राजशिल्प को बनाने में किया, कि कैसे हमें बिना युद्ध किए और युद्ध करना हो तो भी कैसे उससे पार पाया जा सकता है। तो सबसे पहले रक्षा हेतु, सबसे पहले राज्य की रक्षा हेतु, यानी जब तक युद्ध ना हो रहा हो तो राज्य को कैसे बचाया जाए, कैसे युद्ध से बचाया जाए, उसके लिए नीति देते हैं कौटिल्य। और हम लोगों के लिए बहुत फेमस है साम दाम दंड भेद,
जिसको कहा जाता है। तो साम दाम दंड भेद का प्रयोग करते हैं राज्य की रक्षा हेतु। तो वैसे नहीं कि केवल चालाकी का किसी भी रूप से उपयोग कर लिया जाए, उसके कुछ नियम होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति ताकतवर है, ऐसा व्यक्ति जिससे आप अभी तुरंत नहीं लड़ना चाहते हैं, तो उसमें आप ऐसी नीति का उपयोग करते हैं। साम यानी समझाने का प्रयास करते हैं, ताकतवर को बचने का, अपनी बात समझाने का, उसकी बात समझने का, या फिर कुछ मौक़ों पर आप उसके लिए मीठे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, जिसको हम चापलूसी भी कह देते हैं सामान्य भाषा में। तो आप वैसे शब्दों का प्रयोग करके उसको समझाने का प्रयास करते हैं, उससे युद्ध को टालने का प्रयास करते हैं। दाम का प्रयोग भी इसीलिए करते हैं हम कि ताकतवर को मनाने के लिए, कि हम उसको कुछ उपहार दे दें, हम उसको कोई कीमती चीज़ दे दें, ताकि वो हमारे साथ कुछ समय तक नर्म व्यवहार करता रहे और हमारे साथ वो समझौता करने को राजी हो जाए। तो ये ताकतवर को मनाने का उपाय है दाम। दंड यानी जब हम आपको कमजोर पाएंगे तो फिर हम आप पर आधिपत्य कर लेंगे। ये नीति भी कौटिल्य की है कि दंड देना जरूरी है। किसी ने भी आपके ऊपर आक्रमण किया है, अत्याचार किया है, तो भले ही आपने अभी तक साम और दाम की नीति अपनाई है, लेकिन जैसे भी मौका मिले आपको दंड देने के लिए भी तैयार होना चाहिए। और भेद यानी युद्ध से बचने का सबसे सही रास्ता है कि उसमें उनके विरोधी राज्यों में अपने गुप्तचर भेजकर उनमें अशांति फैलाने का प्रयास किया जाए, उनके लोगों में कुछ मतभेद पैदा करने का प्रयास किया जाए, ताकि युद्ध ना करना पड़े, वो अपने आप में ही व्यस्त रहें। तो इन सबके साम दाम दंड भेद के प्रयोग से वो युद्ध को टालने का प्रयास करते हैं। लेकिन अगर युद्ध अवश्यंभावी हो जाए, जिसको बोलते हैं अब आवश्यक है कि युद्ध तो होकर ही रहेगा, तो उसके लिए कौटिल्य युद्ध नीति का सिद्धांत देते हैं। अब युद्ध नीति का सिद्धांत, जिसको हम षाटगुण्य नीति भी कहते हैं, 6 गुणों वाली नीति है, जिसको अंग्रेजी में 6 फोल्डेड पॉलिसी कहा जाता है। तो उस षाटगुण्य नीति को हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो षाटगुण्य नीति ये आपके सामने है, जिसमें संधि, विग्रह, यान, आसन, संश्रय और द्वैधी भाव। तो एक एक करके इनको जानने का प्रयास करते हैं। संधि यानी इन्हीं दो राज्यों के बीच में समझौता किया जाए कि कैसे वो राज्य आपस में सहयोग करेंगे, कैसे एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव रखेंगे और अतिक्रमण नहीं करेंगे। संधियाँ हमारे समय भी होती हैं, उस समय भी होती थी। तो संधि का मतलब है कि हम एक दूसरे से समझौता कर ले। विग्रह का मतलब है संधियों को तोड़ देना। ठीक है, विग्रह मतलब कहते हैं ना कि ये एक विग्रह कर दिया गया, विग्रह स्थापित कर दिया गया, यानी कोई ऐसी चीज जिसको हम तोड़ देते हैं, किसी को अलग कर देते हैं, तो उससे अलग हो जाना, संधि से अलग हो जाना भी युद्ध नीति का एक। जब आप ताकतवर हैं तब आप संधि से अलग हो जाइए, जब आप ताकतवर नहीं हैं तो आप संधि कर लीजिए। यान का मतलब होता है आक्रमण करना, तीसरा स्तर है। पहले संधि करिए, संधि का जब आप ताकतवर हो जाइए तो विग्रह करिए, फिर तीसरे स्तर पे आके आप यान का मतलब होता है चढ़ाई करना, यानी आप आक्रमण करने की तैयारी करिए जब आप में पूरी क्षमता आ जाए कि अब आप आक्रमण कर सकते हैं। आसन का मतलब है तैयारी करना और चुपचाप बैठे रहना, जब तक सामने वाले का रिप्लाई ना आए तब तक पहले की तरफ से आक्रमण ना कर देना। अगर आप पूरी तरह से रणनीतिक रूप से तैयार अपने आप को या तो नहीं पाते हैं, या तो आपको ऐसा लगता है कि आपको आक्रमण नहीं करना चाहिए, जब ऐसी कंडीशन हो तो आपको चुपचाप बैठा रहना चाहिए और सही समय का इंतजार करना चाहिए। तो इस नीति का कौटिल्य जिक्र करते हैं। और संशय मतलब अगर सामने वाला राजा इतना ताकतवर हो जाए कि आप अकेले उससे न लड़ सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, किसी और का साथ मांगने का प्रयास करेंगे, और को आप ये बताने का प्रयास करेंगे कि देखिए सामने वाला राजा हमसे युद्ध करने आ रहा है, हमें आपकी मदद चाहिए। तो ये हो गया संशय, यानी किसी का और का आश्रय ले लेना जब आप कमजोर महसूस कर रहे हो। तो ये संशय हो गया। और आखिरी है द्वैधी भाव, यानी दो भाव रखना, एक के साथ मित्रता करना और दोनों मित्र मिलकर तीसरे, यानी दो अपने एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढना जो आपकी तरह सोचता हो, जिसके साथ आपकी जैसी समस्या हो। तो ऐसे मित्र को ढूंढेंगे कि जिसके पास आपके जैसी समस्या हो, और उस समस्या को दोनों मिलकर तीसरे के ऊपर आक्रमण कर देंगे उस समस्या के निदान के लिए। तो द्वैधी भाव मतलब हुआ कि एक व्यक्ति के साथ मिलकर और तीसरे के ऊपर आक्रमण करना, यानी दो व्यक्ति मिल गए, एक जैसी समस्या थी उनकी, उन्होंने तीसरे के ऊपर आक्रमण कर दिया, तो ये द्वैधी भाव हो गया। तो ये 6 गुणों वाली नीति है कि किस किस सिचुएशन में हमें कैसे कैसे कार्य करने चाहिए युद्ध के लिए। तो इस तरह से कौटिल्य ने अपने सारे सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। अब हम आखिरी में देखेंगे कि कौटिल्य और मैकियावेली की तुलना बहुत की जाती है, हालांकि दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर हैं, लेकिन हम उन्हें समझने का प्रयास करते हैं एक एक करके। सबसे पहले कौटिल्य को देखते हैं, तो ये प्राचीन भारतीय थे, धर्म और यथार्थ का मेल करते हैं। और मैकियावेली को जब हम देखेंगे तो आधुनिक यूरोपीय हैं,
पुनर्जागरण की संतान, जिसमें प्रोटेस्टेंट मानसिकता एक तरह से ज़्यादा हावी रहती है, और वो इटली के टुकड़े टुकड़े जो छोटे छोटे राज्य थे उनको एक करने का प्रयास करते हैं। कौटिल्य भी यहाँ पर भी छोटे छोटे राज्यों को एक करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उस समय वो सिकंदर का आक्रमण होता है और उसके बाद भारत को अखंड बनाने का जो प्रयास करते हैं वो प्रथम प्रयास कौटिल्य का ही होता है। तो ये छोटे छोटे राज्यों को जोड़ना दोनों का एक कॉमन लक्ष्य रहा है। शक्ति का उपार्जन, रक्षा और विस्तार, ये राज्य की नीति है। तो ये राज्य की नीति कौटिल्य की भी है और मैकियावेली की है। तो कुछ समानताएं भी हैं, लेकिन जहाँ असमानताएं हैं वो ये है कि कौटिल्य कहते हैं कि राजा सामान्य समय में चरित्रवान और धर्मपरायण होना चाहिए, यानी राजा को शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए, उसको धार्मिक होना चाहिए, उसको धर्म से चलने वाला होना चाहिए। केवल आपद धर्म के समय यानी आपातकाल के समय में ही कुछ अनैतिक व्यवहार और कुछ ऐसे व्यवहार जो धर्म के हिसाब से ना हो उन पर चला जा सकता है, वो भी राज्य के जो पिछले राज्य के हित बताए गए उनकी पूर्ति के लिए, ना कि स्वयं के स्वार्थ सिद्धि के लिए। और मैकियावेली क्या कहता है कि राजा को पूरी तरह से चरित्र का भोगी होना चाहिए, ठीक है। तो उसको ढूंढ करना चाहिए कि वो बहुत अच्छा है, बहुत हित सोचता है, लेकिन उसको बस एक ही चीज़ सोचनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति अपने पास अर्जित हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा पावर हो जाए, ताकि कोई हमें आंख उठाकर देखने ना पाए। यानी उसका साध्य केवल उचित होना चाहिए कि राज्य की शक्ति मजबूत होनी चाहिए, ना कि राज्य का चरित्र मजबूत होना चाहिए। तो साध्य उचित है, साधन नहीं उचित है। कौटिल्य साधन को उचित मानते हैं, केवल आपद धर्म को छोड़कर बाकी समय पर। तो कौटिल्य और मैकियावेली में कुछ बुनियादी डिफरेंसेस हैं। कौटिल्य काफ़ी प्राचीन समय के हैं, मैकियावेली आधुनिक समय के हैं। तो कुछ समानताएं भी हैं और कुछ असमानताएं भी हैं। कुछ मामलों में कहा जाता है कि कौटिल्य मैकियावेली से कई गुना ज़्यादा श्रूड, जिसको चालाक बोलते हैं, वो हैं। लेकिन कई मौकों पर मैकियावेली कौटिल्य से ज़्यादा अनैतिक साबित हो जाते हैं। तो इस तरह से हम इन दोनों का कंपेयर करेंगे। तो आज का सेशन इतना ही रहा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ताकि और आगे बढ़ाने का मोटिवेशन मिलता रहे। धन्यवाद।